मरकज़ की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क के कई शहरों में गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार एहतजाज जारी है, जिसका असर अब ट्रेन पर भी दिखने लगा है। कई ट्रेनें मनसूख कर दी हैं, जिसकी वजह से लाखों मुसाफिर आज परेशान हैं। मुतालबात को लेकर मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने आज भारत बंद की कॉल दी है। इसका असर पहले से मुतासरा ट्रेन खिदमात पर तो पड़ा ही है, दिल्ली और अतराफ के शाहराहों पर भी बंद का असर देखा जा रहा है। दिल्ली, पटना, केरल और चेन्नई समेत दीगर शहरों में जगह जगह तलबा तंजीमें पुरअमन तरीके से एहतजाज दर्ज करा रही हैं। बंद के सबब दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की चेकिंग जारी है, जिसकी वजह से एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक थम गई है। हज़ारों गाड़ी एक्सप्रेसवे पर फंसी हुई हैं। ख्याल है कि कांग्रेस लीडर और कारकुनान भी अग्निपथ स्कीम वापस लेने और ईडी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ मुल्की सतह पर एहतजाज कर रहे हैं। और कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि अग्निपथ स्कीम की वजह से नौजवानों में बेचैनी है, हुकूमत को इसके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसका वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी से बात करते हैं। सर, अब अग्निवीर को लेकर जो अग्निपथ है उसको लेकर कई फायदे बीजेपी की तरफ से गिनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे युवाओं को काफी फायदा होने वाला है। देखिए, जो पॉलिसी बनी है कथित रूप से नौजवानों के पक्ष के लिए बनाई है, लेकिन देश में सारे नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और भारत की सेना में नौकरी पाना सबके लिए एक जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होता है। और अभी सिर्फ 4 साल की नौकरी का प्रावधान जो रखा है उसमें अचानक जो बिना सोचे समझे किया गया उससे बड़ा आक्रोश लोगों में है। और मैं सबसे अपील करता हूं कि हिंसा का सहारा ना लें, अपनी बात को रखें और सरकार तक हम सब दबाव बनाएंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया पहले थी वो ठीक थी, उसमें सुधार करना भी था तो ग्रेजुअली करते या लोगों को समय देके करते। जिन बच्चों ने तैयारियां की हैं 2-2.5 साल तक, उनकी जो भावना को ठेस पहुंचा है, उनके सपने जो चकनाचूर हुए हैं, उसका खामियाजा समाज को उठाना ना पड़े, इसलिए सरकार को इसको रोककर वापस दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए। जहां तक 4 साल के बाद क्या होगा, तो नाना प्रकार की स्कीम्स को आप घोषित कर रहे हैं, लेकिन कोई इसमें गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों के मन में आशंका है कि 4 साल के बाद हम लोगों को नौकरी का प्रावधान दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन सिर्फ है, पेंशन उसमें नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो इस कम उम्र में लोगों को आप 4 साल तक का सिर्फ अगर काम करने का मौका देंगे तो वो व्यवहारिक नहीं है, उसको दोबारा पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। सर, एक विवादास्पद बयान भी दिया कैलाश विजयवर्गीय ने। उन्होंने कहा है कि 4 साल का जो अग्निवीर है, अगर गार्ड की जरूरत पड़ेगी तो इनको रखा जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं, अगर भाजपा के बड़े नेताओं की सोच यही है कि 4 साल तक फौज में नौकरी करने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में आपको गार्ड बनाने की सोच अगर सत्ताधारी दल के लोग सोच रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो बाकी घोषणाएं हो रही है ना कि 10% पैरामिलिट्री फोर्स में रखेंगे या मर्चेंट नेवी में डालेंगे, ये सिर्फ लुभावने की कोशिश है। लेकिन ये आप मानसिकता और सोच आप कल्पना कर सकते हैं। मुझे बड़ा खेद है और मुझे लगता है इस बयान के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सोच सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं की है तो आप समझ लीजिए कि नौजवान में क्या संकेत इसका जाएगा। से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और अग्निपथ स्कीम पर लगातार हंगामा जारी है। अपोजिशन जमातें और कुछ तलबा तंजीमें इसको लेकर लगातार एहतजाज करें। इस बीच बीजेपी ने यह कहा है कि वो लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। इस स्कीम के जो फायदे हैं उसके बारे में नौजवानों को समझाने बुझाने का बीजेपी ने मन बनाया। पार्टी आला क़यादत ने सभी अरकान पार्लियामान, अरकान असम्बली, अवामी नुमाइंदों को अग्निपथ स्कीम के हवाले से पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने की हिदायत दी है। पार्टी का मानना है कि कुछ सियासी जमातें स्कीम के ताल्लुक से नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधा रुख करेंगे दिल्ली, जहां से नुमाइंदे खुर्रम इस वक्त जुड़े हैं। खुर्रम, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अग्निपथ के को लेकर एहतजाज का सिलसिला जारी है, इस वक्त दिल्ली में भी कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। किस तरह के हालात हैं दिल्ली में? देखिए, जंतर मंतर पर कांग्रेस का एहतजाज वो लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से ये एहतजाज शुरू हुआ था। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, साथ ही साथ राहुल गांधी से ईडी की जो चौथे दौर की जो पूछताछ है उसके खिलाफ भी कांग्रेस से यहाँ पर एहतजाज कर रही है, क्योंकि कल भी कांग्रेस ने इस अग्निपथ के खिलाफ एहतजाज किया था। अगर देखें जो ओवरऑल सूरत हाल है तो जंतर मंतर पर 1000 कारकुनान को ही एहतजाज करने की परमिशन दी गई थी। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ कई चीज़ें हैं। एक तो ये कि
दिल्ली में जो कनॉट प्लेस है यानी कि बिल्कुल जंतर मंतर से मिला हुआ इलाका है, पार्क होटल है, वहाँ से 300 के करीब जो कांग्रेस के कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनको डिटेन किया गया है, क्योंकि वो तमाम जो कारकुनान जंतर मंतर नहीं पहुँच पा रहे थे वो कनॉट प्लेस में एहतजाज कर रहे थे, धरने पर बैठ गए थे, तो जिससे दिल्ली में जो ट्रैफिक है उसका एक बड़ा मसला पैदा हो गया था। तिलक ब्रिज है जहां से रेलवे का ट्रैक है, वहां से आना जाना होता है ट्रेन का, तो वहां पर भी ट्रेन रोकी गई। इसके अलावा जो दिल्ली आने के लिए जो गुड़गांव से दिल्ली का रास्ता है वहां पर भी ट्रैफिक जाम की खबर आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि हरियाणा से बहुत ज़्यादा लोग दिल्ली आएँ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमाम जो पड़ोसी रियासतें हैं उनको कॉल दी गई थी, कहा गया था कि तमाम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ मौजूद रहे, जो इंचार्ज हैं वो मौजूद रहे। तो ये पूरा जो एहतजाज जंतर मंतर पर चल रहा है उसमें तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन कारकुनान भी बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ये नहीं चाहती कि किसी तरीके से दिल्ली में एक मसला पैदा हो। अगर आप देखें तो लुटियन जोन का जो इलाका है जिसे वीआईपी माना जाता है, उसी के पास जंतर मंतर है, संसद मार्ग है, पार्लियामेंट स्ट्रीट है, तो ये तमाम जो इलाका है हर जगह पर आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगी। निजामुद्दीन के आसपास का इलाका हो या फिर अकबर रोड जहां पर AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, सोनिया गांधी का घर है, तो ये तमाम जो पूरा एरिया है सबको बैरिकेड किया गया है। अकबर रोड की जो शाहराह है उसको बंद कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें जो है दिल्ली में हो रही हैं, सियासी माहौल गरमाया हुआ है। और इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से अब आवाम के बीच जाया जाएगा। बीजेपी ने अपने तमाम जो बड़े लीडर हैं उनको ये कहा है कि वो लोगों के बीच जाएं और इस स्कीम के फायदे के बारे में समझाने की कोशिश करें। देखिए आजम, भारतीय जनता पार्टी की जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल अलग रही है, चाहे किसान कानून का मामला हो या फिर किसी दूसरे मसले पर, चाहे CAA का मामला हो। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक हिकमत अमली बनाई है कि वो कोई भी फैसला लेने के बाद पीछे नहीं हटती है। यही वजह है कि वो बात करती है कि हम सीधे तौर पर अवाम के बीच लेकर जाएंगे। हालांकि इससे पहले जो कांग्रेस हुकूमतें होती थी या दूसरी हुकूमतें होती थी, अगर उन पर अवाम का ज्यादा प्रेशर पड़ता था तो साफ तौर पर वो अपना फैसला वापस लेते थे, बातचीत, मुज़ाकरात और गुफ्तगू ये शुरू होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिकमत अमली लगातार अलग रही है। चाहे किसान कानूनों का मामला हो, जब उस पर ज़्यादा एहतजाज हुआ और उसकी ज़्यादा मुखालफत हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम लोगों के बीच जाएंगे। इसी तरीके से CAA का जब कानून आया, शहरियत तरमीमी कानून, तब भी भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच गई थी। अब इस मामले पर भी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो लोगों के बीच जाएगी, उनको समझाएगी, इसके फायदे गिनाएगी। लेकिन क्योंकि मामला अगर आप देखें तो जहां नौजवानों से जो शुरू हुआ था और जो तशद्दुद तस्वीरें जो है देखने में आई, जिस तरह से ट्रेनें जलाई गई, उस तमाम नाराजगी को अब जो अपोजिशन पार्टियां हैं या सियासी पार्टियां हैं वो इस पूरे मामले का मौका उठाने से पीछे नहीं हट रही हैं। जाहिर यही वजह है कि कांग्रेस ने मोर्चा आज खोला हुआ है, जयंत चौधरी ने कल और आम आदमी पार्टी ने मेरठ में मोर्चा खोला था। ये तमाम एहतजाज जो है वो अब सियासी रंग जो है उसमें डलता जा रहा है। यही वजह है भारतीय जनता पार्टी अब ये चाहती है कि वो इस पूरे मामले को सियासी तौर पर लड़े। यही वजह है एक बड़ी हिकमत अमली के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब लोगों के बीच जाएगी। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह के इश्कालात हैं, जिस तरह की बातें अपोजिशन उठा रही है, उसमें नौजवानों को समझाना, खासतौर से 4 साल नौकरी की जो बात है, अग्निवीर और अग्निपथ योजना को लेकर के, वो एक बड़ा मसला है कि किस तरह से समझाया। तमाम तरह की मराहत का ऐलान किया गया है। आज वजारत तालीम की तरफ से कहा गया है कि 12वीं तक का वो सर्टिफिकेट देंगे। इसके बाद यहाँ तक कहा गया, कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से बयान आया कि उनका जो लोग अग्निवीर में आर्मी में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, उनको चौकीदार या फिर दूसरे जो नौकरी के मौके होते हैं सुरक्षा को लेकर के, वो उनको मिलने वाले हैं। ये तमाम बातें सरकार समझाने की, बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से ठेके पर फौजी रखने का इल्जाम कांग्रेस पार्टी से लेकर जो तमाम अपोजिशन पार्टियां हैं वो उठा रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए ये योजना, ये स्कीम एक सर दर्द से कम नहीं है। हालांकि कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस पर भी इल्जाम लगा दिया गया अपोजिशन की तरफ से कि फौज को सियासत में घसीटा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, जिसको जो सत्ता में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार में मौजूद है,
उसको समझाना, आम लोगों को, नौजवानों को समझाना ये आसान नहीं होगा, क्योंकि कई तरह की ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं, जैसे पेंशन का खात्मा है या फिर जो दूसरी मुराद है, मेडिकल से लेकर के दूसरी जो मुराद मिलती है वो उनका जो खात्मा क्योंकि इस नई स्कीम की वजह से हो रहा है, वो एक बड़ा मसला जो है वो पैदा होने वाला है। लेकिन जब भी किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है उसको नाफिज करना काफ़ी मुश्किल होता है, और इस पर क्योंकि इस तरह के इश्कालात उठे हैं, यही वजह है हुकूमत ने बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं, बहुत सारी मुराद की तो बात की है, लेकिन नौजवानों को समझाना, जो लोग फौज में जाने का ख्वाब देख रहे थे एक ऐसे वक्त में जब पिछले 3 सालों से भर्तियां नहीं हुई हैं, उस ऐसे मौके पर इस तरह की स्कीम लोगों के बीच में लाना और लोग फिर नौजवानों का एहतजाज और उस पर लोगों को समझाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। आसिफ, चलिए खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज कर रही सियासी जमातों और जो तलबा यूनियन है उनको मुख्तार अब्बास नकवी ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये नौजवानों को वर्गलाने की एक कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन नहीं चाहती कि जो नौजवान है उसका मुस्तकबिल बेहतर हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर लगातार पूरे देश भर में कई सारे संगठनों ने बंद का आह्वान किया है, पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ट्रेडिशनल प्रोफेशनल प्राणी हैं जो कि हमेशा देश की तरक्की की बात होगी, देश के लोगों की तरक्की की बात होगी, नौजवानों के विकास की बात होगी, किसानों के सशक्तिकरण की बात होगी, तो कोई ना कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदने लगेंगे। और ये जो पूरी की पूरी कोशिश है नौजवानों की तरक्की के रास्ते में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदने की, और किस तरह से नौजवानों की तरक्की को रोको। हमें सबको सावधान भी रहने की ज़रूरत है, नौजवानों को होशियार भी रहने की ज़रूरत है, और हम अपने देश के नौजवानों की राष्ट्रभक्ति, उनकी संवेदनशीलता पर किसी तरह का प्रश्न नहीं है। जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो निहित स्वार्थी तत्व हैं। वो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर ऐसे लोग हैं जो हमेशा देश के विकास, देश के लोगों के विकास के रास्ते में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदते रहे हैं। लेकिन सर, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं इसका विरोध कर रहे हैं। खुद प्रियंका गांधी ने इसका कल विरोध किया, राहुल गांधी को लेकर भी प्रदर्शन आज हो रहा है जंतर मंतर पर। उसके साथ साथ इस स्कीम को लेकर विरोध हो रहा है। मायावती कह रही हैं कि खिलवाड़ है, जल्दी में योजना थोपती है। मुझे क्या लगता है कि मैंने एक बात बताई ना, ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणी लोग हर ऐसे मौके पर किस तरह से जो है वो, अगर चिंगारी है तो उसमें आग लगा दो, अगर कहीं आग लग रही है तो उसमें घी डाल दो, ये इनका काम रहता है। ये कोई नौजवानों के हितैषी नहीं है। मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि आप तीनों सेना के प्रमुखों ने जो कहा है, सरकार की जो नीयत है, सरकार की जो सोच है, उस पर यकीन करिए। इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के महापुरुषों और कहाँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के इस तमाम ट्रेडिशनल प्रोफेशनल जो प्राणी हैं, इन पर अगर भरोसा करेंगे तो ये आपके दुश्मन हैं और आपके विकास के रास्ते में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदने के ट्रेडिशनल प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर लोग हैं। सर, राहुल गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है। उसके विरोध में कांग्रेस के तमाम नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। भैया, कानून का काम है, उसमें आप सड़क पे जो है वो हाहाकार कर रहे हो, विलाप मंडली सड़क पे चिल्ला रही है। अरे आप जवाब दो। अगर आप बेगुनाह हो तो आप छूट जाओगे, अगर गुनाहगार हो तो कानून अपना काम करेगा। इसमें कहाँ छोटे से 2 लाइन की चीज़ है। सर, तौकीर रजा के लगातार विवादित बनाए। अब उन्होंने कहा है कि मोदी अगर मोक्ष चाहते हैं तो इस्लाम कबूल करें। देखो, कई लोग ऐसे हैं, कई तरह के लोग हैं इस देश में, जो कि किस तरह से देश के माहौल को ख़राब किया जाए, दुनिया में देश को कैसे बदनाम किया जाए, इस काम में लगे रहते हैं। कभी जो है वो असहिष्णुता की बात करेंगे, कभी कुछ करेंगे। ये सब डबल स्टैंडर्ड है। पड़ोस में अभी जब अल्पसंख्यकों के साथ कत्लेआम होता है, जुर्म और जुल्म की पराकाष्ठा होती है, गुरुद्वारे को जो है वो तबाह करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद वहाँ से कहा जाता है कि ये हम हिंदुस्तान को सबक सिखा रहे हैं। इस पर ये खामोश रहते हैं ये लोग। अरे भाई, इस देश की धरती में रह रहे हो, इस देश का धरती के तुम ऋणी हो, और इस देश को गाली बक रहे हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ पवन गौड़, क्रिकेट टीम। उधर कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला HD कुमार ने इस स्कीम की मुखालफत की है। उन्होंने इसका मुआवजा नाजी हुकूमत से किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस स्कीम के ज़रिए संघ फौज पर कंट्रोल करना चाहती है। ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ
ನಾಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ. ಆ ನಾಜಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಹಿಟ್ಲರ್ದು ಆಗ್ಲೇ ತಾನೇ ಇದು ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದು, ಈ RSS. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಅಗ್ನಿವೀರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರೋದು. ಯಾರು ಈ 10 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋರು? ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇವ್ರನ್ನ? RSS ಮುಖಂಡರುಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವ್ರನ್ನ ಆರ್ಮಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಆರ್ಮಿಯವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವ್ರನ್ನ? ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅವರಲ್ಲ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೋರು? RSS ಟೀಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕವಾಯತ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಕವಾಯತ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತ, ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆರ್ಮಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಆ RSS ನ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇನ್ನ 75% ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 11 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು. ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ 75%. ಅವರು ಏನಾದರೂ RSS ನರೇ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲೂ RSS ನರೇ ಇದ್ದು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆರ್ಮಿನ. नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की ईडी के सामने आज फिर पेशी हो रही है। ये इनकी चौथी पेशी है। अब तक राहुल गांधी से 30 घंटे से ज़्यादा नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ की जा चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में राहुल गांधी से चौथे दौर की ये बातचीत जारी है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस ने इल्जाम लगाया। कांग्रेस का कहना है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ईडी पूछताछ की जानकारियां लीक हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे साथ है। आप यहाँ जंतर मंतर पे सरकार दबाव में आएगी? गवर्नमेंट और ईडी इन्होंने पर्पसली राहुल गांधी जी को हरास करने के लिए और कांग्रेस पार्टी को डिमोरलाइज करना चाहते हैं कि हमारे लीडर को हरास करके, अरे उन्हीं को बुला है ईडी में, दूसरों का क्या है। लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं है, दम नहीं है। फिर भी वो चाहते हैं कि उनको बार बार बुला के उनका एक कांग्रेस पार्टी को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग कभी डिमोरलाइज होने वाले नहीं, ये लड़ने वाले हैं, देश के लिए भी लड़े हैं और हमारे पार्टी को जो खत्म करने की उनकी कोशिश है वो उसमें कामयाब कभी नहीं बनेगी। गांधी जी के भजन। सियासी पार्टियों और सरकारी ओहदों पर फायज होने के बाद इस्लाम मुखालिफ बयान देना आजकल लोगों का एक पेशा बन गया, एक हरबा बन गया है। अब मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन AP अब्दुल्ला कुट्टी को ही देख लीजिए। इन्होंने 2018 से कबल सरकारी सब्सिडी पर हज कर चुके हुज्जाज इकराम के फरीज़ हज पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन कुट्टी ने एक बेतुका बयान देकर तनाज़ा खड़ा कर दिया है। इनके मुताबिक सब्सिडी हासिल करके किया गया हज हराम है, जबकि बिना सब्सिडी वाला हज हलाल है। इनके बयान से तो ये वाज़ेह है कि कुट्टी मरकज़ के जरिए 2018 से ख़त्म की गई हज सब्सिडी को ख़त्म किए जाने का दिफा करना चाहते हैं, लेकिन वो इस मामले में गैर ज़रूरी और इस्लाम मुखालिफ बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। जबकि कुट्टी को ये पता होना चाहिए कि UPA दौर इक़्तिदार से ही मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम सियासतदान हज सब्सिडी को ख़त्म करने का मुतालबा करती आई हैं। MIM सरबराह असदुद्दीन अवैसी तो कई मरतबा बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में सरकारी हज सब्सिडी ख़त्म करते हुए मुस्लिम तलबा के लिए स्कॉलरशिप के निज़ाम को मजबूत करने का मुतालबा भी कर चुके हैं। कुट्टी का यह बयान इसलिए भी काबिल मज़म्मत है कि 2018 से कबल सरकारी सब्सिडी पर हज कर चुके आज़मीन के हज को हराम करार दे रहे हैं। The principle of Islam? Do you know the principle of Iman? According to my knowledge, according to my Islamic knowledge, I can say subsidy Hajj is haram Hajj. If you have wealth and health, then only Hajj is fard. This is my Iman. According to my knowledge, subsidy Hajj is haram Hajj. This is correct. Without subsidy, I can frankly say, this is halal Hajj.
मरकजी हज कमेटी के चेयरमैन AP कुट्टी ने मुतनाज़ा बयान दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए AP कुट्टी ने कहा है कि सब्सिडी के ज़रिए किया गया हज हराम है और बगैर सब्सिडी के ज़रिए किया गया हज हलाल है। वाज़ेह रहे कि बीजेपी हुकूमत के आने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने सब्सिडी को ख़त्म कर दिया था। अब ये बयान जो है वो किस तरह से देखा जाएगा और इस पर क्या रिएक्शन होगा, ये काबिले गौर है, काबिले दीद है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि हराम और हलाल का फ़ैसला इस्लाम में जो है वो इस्लामिक स्कॉलर करते हैं, मुफ्तियान इकराम करते हैं। किसी भी चेयरमैन को या पॉलिटिकल पर्सन को जो है वो इस तरह का फैसला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। और इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ खुद अब्दुल्ला कुट्टी साहब मौजूद है। अब्दुल्ला कुट्टी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। आपने कल एक बयान दिया अबाउट सब्सिडी, कैन यू एक्सप्लेन इट? I already explained my viewpoint. My humble request, don't controversy this matter. Actually, you know, we have two agencies operating our Hajj. One is government Hajjis, one is private Hajjis. Yes. You know, today you are correct, there is no subsidy, but our rate is around 4 lakhs rupees only. Government pilgrims were approximately average is 4 lakhs only. Who completed their Hajj before 2018, that is haram. Yes, that is I already, you know, my statement already is there, your visuals are there. That is my viewpoint. But my point is the private Hajj, they are, you know, taking 6-8 lakhs rupees from pilgrims. You should discuss about that. The government rate is, very, very nominal rates are there. There is no, Hajj committees, there's a, charity work, there is no profit and loss. They are serving for the pilgrims. This is my point. The point is very clear. About subsidy, according to my knowledge, I clearly said. And in front of us, two type of group of Hajj operation is there. One is private, one is government. But today, without subsidy, the government Hajj's rate is, very nominal. That is my point. नहीं, कुट्टी साहब, एक सवाल ये भी है कि मुस्लिम आर गेटिंग सब्सिडी इन एजुकेशन, स्कॉलरशिप, गैस या पेट्रोलियम या सो मेनी फील्ड इन जॉब एक्सेट्रा, तो दैट इज हराम फॉर मुस्लिम if they are getting a subsidy. That is all that subsidies, that scholarships, muft ration card, muft ration, muft LPG gas connection. Government so many the last 8 years, Modi ji giving so many subsidies are there. About our iman, our Islamic principle. If you have a wealth and health, then only the Hajj is farled. You don't mix it to that other subsidy, please. My humble request. This is not correct. No, actually you raise issue about haram and halal for Muslim. That is the question. थैंक यू वेरी मच कुट्टी साहब, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमसे। तो इस पूरे मामले पर असदुद्दीन अवैसी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आपने कहा था कि 500 करोड़ हज सब्सिडी के जो बचेंगे वो मुस्लिम बच्चों की तालीम के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज आपका हज का बजट क्या है? सिर्फ 89 करोड़ रुपये। 400 करोड़ रुपये आप खा गए हमारे, जो हमारे नाम पर इस्तेमाल होता था। आप कहां गए 400 करोड़? आप क्यों नहीं देते? मैं हुकूमत से आपके जरिए मुतालबा करता हूं सर
कि आप ऐसी सरजमीन से आते हैं स्पीकर साहब जहां पर इल्म की शमा रोशन करते हैं। क्यों नहीं आप पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज के लिए, अक़लियतों के लिए 500 रेजिडेंशियल स्कूल खोलिए ताकि ये जो तालीमी पसमानदगी इसका खात्मा हो सके। मुल्क के शुमाल मशरकी रियासतों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कई गांव पानी में डूब गए। आसाम, सिक्किम, मेघालय में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं। आसाम में सैलाब में डूबने से चंद घंटों के दौरान 8 अफराद की मौत हो गई है। वहीं कछार जिले में मुसलसल बारिश के बाद मिट्टी के तोदे गिरने से मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है। आसाम में अब तक सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से 62 अफराद की मौत हो चुकी है और 42 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इस न्यूज़ हेडलाइन